नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ताकि आप सभी जानते हैं मैं हूँ और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपने आरोह पाठ्य पुस्तक भाग 2 का चैप्टर बंद कैमरे में अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने अपने इस चैप्टर में काफी सारी चीजें जो है अपने लास्ट सेशन में पढ़ी थी और इसमें हमने जाना था कि किस तरह से यहाँ पर जो मीडिया होती है वो कैसे जो है किसी व्यक्ति को किस तरह से वो अपने कार्यक्रम को प्रसिद्ध बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम को अच्छा बनाने को एक तरह से बेस्ट बनाने के लिए वो किसी भी हद तक चली जाती है। उससे बहुत ही अलग अलग तरह के सवाल करती है, यानी कि एक तरह से जनता को में करुणा जगाने से शुरू होता है ये कार्यक्रम और लास्ट में किस तरह से क्रूर बन जाता है कि वो आदमी जो है जो यहाँ पर लेकर आया गया है साक्षात्कार के लिए, तो रो पड़े और उसका जो रोना है वो सबको दिखाया जाए और उससे जनता भी जो है रोए और इससे उनका कार्यक्रम जो है अच्छा बने। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से अपने जो काव्यांश हैं उनको पढ़ा था और कुछ चित्र भी मैंने आपको दिखाए थे यहाँ पर पाठ से संबंधित कि किस तरह से आपका रूम होता है, स्टूडियो होता है, किस तरह से लोग जो है किसी भी दिव्यांग व्यक्ति जो है उसकी किस तरह से वो एक तरह से मजाक बनाते हैं, उनको किसी की भावनाओं से कोई भी लेना देना नहीं होता। और यहाँ पर हमने काफी सारे जो काव्यांश पढ़े थे, जैसे हमने देखा कि किस तरह से कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने से के वास्ते हम उससे पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे और इंतजार करेंगे कि आप भी रो पड़ें और फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे उसकी फूली हुई आंखों की। जब वो रो रहा होगा तो उसकी फूली हुई आंखों की एक बड़ी सी तस्वीर, उसके होठों पर कसमशाहट और आशा है कि आप उसकी अपंगता को, उसकी पीड़ा मानेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो मीडिया है उसके बारे में बताया था कि किस तरह से वो लोगों के लिए जो अपना लक्ष्य है, यानी कि उनका जो लक्ष्य है वो है कार्यक्रम को रुचिकर बनाना, कार्यक्रम को इंटरेस्टिंग बनाना। और वो कहते हैं कि लास्ट जो हमने काव्यांश पढ़ा था उसमें हमने कहा था एक और कोशिश, किस चीज की कोशिश? उसको रुलाने की कोशिश, यानी कि उसको रुलाने की कोशिश की किस तरह से वो रोए और लोगों के भी आंसू निकले। तो अब धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को साथ में रुलाने वाले हैं, दोनों को, यानी कि जो दर्शक गण है और जो यहाँ पर साक्षात्कार के लिए बैठा हुआ जो व्यक्ति है। पर वो कहते हैं आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ। अब अंत हमने जो पढ़ा था एंड, वो कैमरे को कहता है कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। क्या कहते हैं कि रहने दो, नहीं हुआ तो, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। यानी कि जो हमारा चैनल है यहाँ पर जो है वक्त की कीमत है, यानी कि वो जो व्यक्ति है वो इस तरह से उसके लिए कोशिश करते हैं कि वो रो पड़े और साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए वो कहते हैं रुको, अभी नहीं हुआ, अभी हम एक और कोशिश करते हैं, यानी कि इससे और कुछ प्रश्न करते हैं, इस तरह के प्रश्न की जो इसके दिल को ठेस पहुंच जाए और ये परेशान हो जाए, ये दुखी हो जाए। और तभी वो निर्देश देते हैं कि अब कैमरा जो है बंद कर दीजिए, अब कैमरा जो है बंद कर दीजिए। क्योंकि अपाहिज, ये दिव्यांग अब अपना पूर्ण दर्द जो है व्यक्त नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं, क्योंकि अब हमारा समय जो है, जितने टाइम के लिए हमने इसको यहाँ पर बुलाया था, जितने टाइम के लिए हमने देना था, वो समय जो है खत्म हो गया है और पर्दे पर समय बहुत महंगा, पर्दे पर समय की बहुत बड़ी कीमत है। तो इस तरह से हमने ये सेशन में पढ़ा था अपने काव्यांश को। और लास्ट जो काव्यांश हमने पढ़ा तो उसमें हमें बताया था कि हम मुस्कुराएंगे, अब हम मुस्कुराएंगे क्योंकि सामाजिक उद्देश्य से ये कार्यक्रम जो है पूर्ण हुआ और ये आप देख रहे थे, बस थोड़ी ही इसमें कसर रह गई। यानी कि जो भी कार्यक्रम वो चल रहा था ना उस टाइम तक, उसमें वो पूरी तरह से सीरियस थे, यानी कि वो बहुत ही अलग अलग तरह के सवाल उस व्यक्ति से पूछ रहे थे, अलग अलग तरह के प्रश्न उस व्यक्ति से कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि अब जैसे ही कैमरा बंद हुआ, कैमरा फिर से वापस साक्षात्कार लेने वाले पर अटका
तो वो मुस्कुराता है, वो कहता है कि अभी तक आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त ये कार्यक्रम और इसमें बस थोड़ी सी कसर रह गई। इस तरह से मुस्कुरा कर वो कहता है, यानी कि उनको उस व्यक्ति की भावनाओं से लेना देना नहीं कि उसको क्या फील हुआ, किस तरह का अनुभव हुआ, किस तरह की उसको दिक्कतें हुई। बस इनका कार्यक्रम जो है, इनका ये जो समय था 30 मिनट का, 1 आवर का, ये पूर्ण हो गया है और ये कार्यक्रम खत्म हो गया है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हम अब मिलेंगे, यानी कि आज थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। ठीक है ना? इस तरह से वो अपने कार्यक्रम को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से अपना जो यहाँ पर चीजें देखी थी। फिर उसके बाद काव्य सौंदर्य हमने उसका जाना था, पूरी की पूरी कविता का। और उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि क्या मूल संदेश कविता में दिए गए हैं, मूल रूप से कविता में क्या बताने की कोशिश की गई है। तो कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न है, लेकिन इनको करने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम चलेंगे अपने इस पूरे पाठ की संपूर्ण हल की तरफ, यानी कि यहाँ पर हम अपने पूरे काव्यांश का सप्रसंग व्याख्या करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे, साथ ही अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से आपका ये अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को पढ़ना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कविता में कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न है, कोई भी कविता का कोई भी काव्यांश आ सकता है एग्जाम में, तो उसके लिए आपको सारे के सारे काव्यांशों को अच्छे से समझना जरूरी है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने चैप्टर को पढ़ लिया है। अब देखिए हम संपूर्ण हल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए कविता का नाम बंद कैमरे में बंद अपाहिज। कवि रघुवीर सहाय जी, जिनका परिचय हम आपको पहले ही दे चुके हैं, और इनकी रचनाओं के बारे में मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया था। कुछ रचनाएं जैसे यहाँ पर दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। इनकी ये नई कविता के कवि हैं और इनकी आरंभिक कविताएं अज्ञेय जी द्वारा संपादित सप्तक 1935 में प्रकाशित हुई थी, और काव्य संकलन जो है वो सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, और हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए आदि। और जैसे कि इनकी काव्यगत विशेषताएं, रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त किया है, यानी कि इतनी कविताएं हैं इसमें इन्होंने आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त किया है, जो आम व्यक्ति होता है उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है। और ये साठोत्तर काव्य लेखन में सशक्त हैं, प्रगतिशील और चेतना संपन्न रचनाकार हैं। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल, बाजार की बेलौस भाषा में कविता लिखी है, यानी कि जो आम भाषा होती है, ठीक है ना, सड़क की भाषा, चौराहे की भाषा, दफ्तर की भाषा, संसद की भाषा, बस की भाषा, ट्रेन की भाषा, ठीक है, हर एक जो आम, जहां पर आम जन जो है, क्योंकि इन्होंने जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने जो काव्य है उसमें आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त किया है। तो इन सब जगहों पर इन्होंने, सब जगहों की भाषा से इन्होंने अपनी कविता लिखी है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो उन्होंने कविता लिखी है, जो ये न्यूज रूम का उन्होंने एक कविता लिखी है, तो बिल्कुल सेम चीजें उसमें हैं जिस तरह से एक न्यूज में होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर घर मोहल्ले के चरित्र पर कविता लिखकर उन्होंने हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। भाषा शैली क्या है? रघुवीर सहाय जी ने अधिकतर जो है बातचीत शैली में लिखा है, अधिकतर कविताएं उनकी या अधिकतर रचनाएं जो उनकी हैं वो बातचीत की शैली में लिखी गई। जैसे आपने अभी कविता जो पढ़ी, आपने देखा वो स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है, ठीक है। भयाकांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति इनकी कविताओं की न्यूनतम अन्यतम विशेषता है। इन्होंने कविताओं में अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबना को व्यक्त किया है, और साथ ही अपनी काव्य में सीधी, सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ और चीजें हमने जानी रघुवीर सहाय जी के बारे में। तो इसको अगर आप नोट कर लें या अच्छे से पढ़ लें तो काफी अच्छा होगा। सार या प्रतिपाद्य विषय वो हमने पढ़ लिया था। अब आते हैं हम अपने मेन जो हमारा टॉपिक है उस पर, और ये मेन टॉपिक, यही चीजें आपके एग्जाम में आती हैं, यही चीजें आपने अपने पढ़नी है, लिखनी है। तो प्रश्न क्या है? काव्यांशों को समझकर, निम्नलिखित काव्यांशों को समझकर, पढ़कर, ध्यान पूर्वक पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर दीजिए। यानी कि अलग अलग आपको काव्यांश दिए गए हैं, उनके अलग व्याख्या करनी है और आपने उनकी अलग अलग नीचे उत्तर देने हैं।
ठीक है। पहला काव्यांश, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं? तो क्या आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इन्हें बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, अपना दुख बताइए। लेकिन वो नहीं बता। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ शब्द है कठिन। समर्थ, हम समर्थ शक्तिवान। समर्थ यानी कि सक्षम। जैसे मैंने कहा कि मीडिया जो होता है उसकी एक तरह से बहुत ज्यादा आज के टाइम में भी ऐसी वैल्यू है कि वो किसी इंसान को किसी टाइम पर स्टार बनाकर को गिरा सकता है। ठीक है ना। तो वो कहते हैं हम समर्थ शक्तिवान। समर्थ यानी कि हर चीज से हम समर्थ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम समर्थ शक्तिवान हैं, हमें सारी चीज करने की शक्ति है, ताकत है। हम एक दुर्बल, शक्तिवान यानी कि ताकतवर, हम एक दुर्बल, दुर्बल यानी कि कमजोर। ठीक है। बंद कमरे में, तो बंद कमरे में कहा यानी कि एक टीवी स्टूडियो। मैंने क्या बताया कि इसको बंद कमरा क्यों कहते हैं? ताकि बाहर का शोरगुल अंदर ना आए और अंदर का की आवाज जो है बाहर ना जाए। तो चारों तरफ से बंद कमरा होता है, उसको न्यूज रूम या स्टूडियो कहते हैं। तो टीवी स्टूडियो, तो जैसे आप देखेंगे बंद कमरे में यानी कि टीवी स्टूडियो में। अपाहिज, अपंग कह सकते हैं, विकलांग कह सकते हैं, दिव्यांग कह सकते हैं। दुख यानी कि कष्ट। अब देखिए इसकी व्याख्या हम किस तरह से करेंगे। तो पहले हमने क्या करना है, प्रसंग लिखना है। ठीक है ना। पहले क्या करना है, प्रसंग लिखना है। तो हम प्रसंग में क्या लिखेंगे, अब देखिए ये आपको हमेशा पाठ और कवि का नाम याद, ये मैं शुरुआत से ही बताती हूँ कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, किसी पाठ को जब आप पढ़ते हैं, तो आपको, अगर आप गद्य खंड से संबंधित कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पाठ और लेखक का नाम, अगर आप काव्य खंड से संबंधित चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पाठ और कवि का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है। प्रसंग क्या कहेंगे, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में वाहिद शीर्षक से दिया पाठ है। ये काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक है। और इस कविता के रचयिता, कविता के रचयिता कौन है, रघुवीर सहाय जी हैं। और इस कविता में मीडिया की संवेदनहीनता, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि किस तरह से वो संवेदनहीन हो जाते हैं, किसी कोई कदर नहीं होती, किसी की भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं होती, और वो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए किसी की हद, किसी स्थिति तक चले जाते हैं। तो उसी का चित्रण किया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरों के दुख को अपने व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। मीडिया वाले क्या करते हैं, दूसरों के दुख को, दूसरों की परेशानी को अपने व्यापार का माध्यम बनाते हैं। देखिए क्या है, कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन कर रहे हैं व्याख्या में। ये आप खुद से भी अच्छे से लिख सकते हैं कि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन कर रहे हैं। और मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ शक्तिशाली मानते हैं, वे दूरदर्शन पर ही बोलते हैं। अब हम एक बंद कमरे में अर्थात स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे, एक दुर्बल व्यक्ति को बुलाएंगे और उससे प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्या क्या होंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि आप अपाहिज हैं तो आप क्यों हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? और ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि जिसकी वजह से वो चुप रहता है। अब देखिए, अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है, कोई आंख से अंधा व्यक्ति है, या किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, कोई एक तरह से व्हील चेयर पर है जो खड़ा नहीं हो पाता है, अगर आप उससे ये प्रश्न करेंगे तो ये आपको कितने बेतुके लगेंगे। आप खुद सोचिए कि क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? तो जाहिर सी बात है, क्या जो आप कर सकते हैं वो कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके तरीके अलग हैं, वो दूसरे तरीके से उन कामों को करता है। तो उसको जाहिर सी बात है कुछ परेशानियों का, कुछ कष्ट का सामना करना पड़ता होगा। तो ये सारे प्रश्न जो कि बिल्कुल बेतुके हैं, इनको सुनकर वो चुप रहता है। और क्योंकि प्रश्नकर्ता जो है उसको तो ये सारी चीजों को इस तरह से समाज के सामने लाना है कि वो कितना दर्द जो है उसका सामने लेकर आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इसको बड़ा बड़ा कैमरा दिखाओ और उससे प्रश्न करो कि उसको क्या कष्ट है, और उससे अपने दुख को जल्दी जल्दी बताने को कहो।
और अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न उसका मजाक बना रहे हैं, ये सारे प्रश्न उसको दुख दे रहे हैं, ये सारे प्रश्न उसकी संवेदनाओं को, एक तरह से उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई अंधा है, किसी कारणवश वो इस तरह से है, तो क्या आप उसको इस तरह से प्रश्न करके उसको और दुख देना चाहेंगे? लेकिन यहाँ पर जो है मीडिया ये सब चीजों को नहीं सोचता। शेष क्या है, मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग है और काव्यांश में नाटकीयता है, क्योंकि बिल्कुल नाटकीय तौर पर लिखा गया है, भाषा सरल और सहज है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। और अब आते हैं ग्रहण संबंधित प्रश्न कि आपने इस काव्यांश से, जो केवल आपका एक पार्ट है कविता का, उससे आपने कितना सीखा। ठीक है, प्रश्न है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में आए हम शब्द से क्या तात्पर्य? तो देखिए, हम शब्द से तात्पर्य है कि हम शक्तिशाली हैं, यानी कि हम क्या है, समर्थ शक्तिवान है, हम शक्तिशाली हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम किसी कमजोर का साक्षात्कार लेंगे और हम जो है वो समाज की एक ताकतवर मीडिया है। ठीक है ना। आगे है, हम अपाहिज से क्या पूछेंगे। तो देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारी प्रश्न उन्होंने किए हैं, तो इनका आंसर आप को नोट करेंगे, प्रश्नों को, केवल उत्तर आप खुद से लिखेंगे, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया, है ना। हम अपाहिज से क्या पूछेंगे, तो ढेर सारे प्रश्न आप देख रहे हैं कि हमने आप तो वो उस तरह के प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में कितना सफल हो पाता है और क्यों। देखिए, वो सफल तो नहीं हो पाता एक तरह से, पूरी तरह से, क्योंकि वो उसको रुला नहीं पाता, वो दर्शक गण और उस व्यक्ति को साथ में रुला नहीं पाता, तो काफी ज्यादा अपने उद्देश्य में वो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जो तरह के प्रश्न वो कर रहा है एक अपाहिज व्यक्ति से, जिस तरह से वो एक प्रश्न कर रहा है एक दिव्यांग व्यक्ति से, तो जो व्यक्ति है वो उनकी उसकी व्यथा को नहीं समझ रहा है, वो उसके दुख को नहीं समझ रहा है, उसके कष्ट को नहीं समझ रहा है कि इसको प्रॉब्लम हो रही है, इसको मेरे प्रश्नों से दिक्कत हो रही है, तो वो बार बार प्रश्न करता जाता है और वो जवाब नहीं देता है, उसका काम सफल नहीं हो पाता है। प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को क्या निर्देश देता है और क्यों? प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है, भाई जूम करके दिखाओ, बड़ा बड़ा दिखाओ जरा इसको, इसकी अपंगता को, इसकी दिव्यांगता को, इसके कष्ट को, इसके दुख को, लोगों को जरा बड़ा बड़ा करके दिखाओ, जूम करो कैमरा। ठीक है ना। तो इस तरह के इजी इजी से बहुत सारे प्रश्न हैं, आप इनके उत्तर खुद से लिख सकते हैं। अगला काव्यांश है, तो हम पढ़ेंगे, सोचिए बताइए। आगे पूछ रहा है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगा। अब वो उससे फिर से प्रश्न कर रहा है, कह रहा है कि सोचिए बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है, और फिर हम खुद इशारा करके बताएंगे क्या ऐसा लगता है। सोचिए बताइए, अरे थोड़ा कोशिश तो कीजिए, आप ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि रोचक बनाने के लिए हम उसे पूछ पूछ कर रुला देंगे और इंतजार करेंगे कि आप भी उसके साथ रो पड़ो क्या। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रोचक, रोचक यानी कि दिलचस्प, वास्ते यानी कि के लिए, प्रतीक्षा यानी कि इंतजार। देखिए, प्रसंग सेम चीजें आएंगी प्रसंग में, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी चेंजेस नहीं होगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक से लिया गया है। और इस कविता में के रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं, और कविता में कविता की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का कहना है कि मीडिया के लोग किसी तरह से दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बने। ठीक है ना। तो ये आपने याद करना है एक बार में अच्छे, और व्याख्या तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आगे प्रश्न आपने देखने हैं। इस काव्यांश में कवि ने मीडिया के लोगों को अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं, पूछते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, और जब वो स्वयं इस बात का उत्तर नहीं दे पाता और उसे उत्तर देने की कोशिश कराते हैं, वे इशारे करके बताते हैं क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। थोड़ा सा सोच कर कोशिश करके बताइए, क्योंकि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो ये सुनहरा अवसर खो देंगे।
क्योंकि एक अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वो अपनी पीड़ा को समाज के सामने रख सके, अपने दुख को समाज के सामने रख सके कि उसको सोशल मीडिया पर बिठाया है, उसको न्यूज रूम में बिठाया है और सारा समाज उसको देख रहा है, सारी सारी जनता उसको देख रही है, तो उसके पास इससे बढ़िया मौका नहीं है कि वो अपने दुख को, अपने कष्ट को, अपनी परेशानी को जो है समाज के सामने रखे। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए हमें ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि जिससे कि वह रोने लगे। हमें कुछ ऐसे प्रश्न करने होंगे जिससे वो रोने लगे, और वो समाज पर भी कटाक्ष करते हैं। वो समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि उसके रोने का इंतजार करते हैं, और यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा, यानी कि वो समाज से भी, यानी कि वो समाज को भी एक तरह से इंतजार करवाते हैं कि वो रो पड़े, यानी कि उसको पता है कि समाज के लोग भी बैठकर उसको देख रहे हैं कि वो कब रोएगा। ठीक है ना। विशेष क्या है? विशेष सबसे मेन चीज, क्षीण होती मानव संवेदनाओं का चित्रण, जो कि बिल्कुल खत्म हो रही है मानव संवेदनाएं, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। क्षीण यानी कि समाप्त, समाप्त होती मानव संवेदनाओं का चित्रण किया है। ये चीज आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है ना। क्या आप बाकी में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्योंकि यहाँ पर जो है एक लिमिट जो है क्रॉस हो गई है कि किस तरह से वो उसको रुलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्षीण होती मानव संवेदना का चित्रण, दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग और रचना में नाटकीय। और बाकी आप फिर से वही चीजें लिख सकते हैं, भाषा सरल सहज और एक तरह से सीधी है, इस तरह से सारी चीजें हैं। बाकी मेन चीजें जो है विशेष में वो आपको ये दोनों लिखनी। ठीक है ना। कि सबसे पहली तो क्षीण होती मानव संवेदनाएं। आजकल जो है लोगों में दूसरे व्यक्तियों के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रह गई, कोई भी संवेदना नहीं रह गई है। कोई भी किसी भी कष्ट में है, इंसान को उसको अपने काम से मतलब है, उसको परेशानी को नहीं पड़ी है कि वो दूसरा परेशानी में है, दूसरा कष्ट में है, दूसरे को दिक्कत हो रही है, उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है, यानी कि मानव संवेदनाएं धीरे धीरे खत्म हो रही। आपसी प्रेम, आपसी सद्भाव, आपसी सामंजस्य, आपसी विश्वास जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और दूसरा जो है, जितने भी ये न्यूज चैनल्स हैं, अगर हम दूरदर्शन की ही यहाँ पर बात करें तो सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूज चैनल हैं। तो दूरदर्शन के जो कार्यक्रम निर्माता है, यानी कि जितने भी न्यूज चैनल्स के जो कार्यक्रम, उन पर व्यंग है। ठीक है, रचना में नाटकीयता और व्यंग है, ये आप देख रहे हैं। सरल सहज भाषा, अनुकूल खड़ी बोली और सरल अभिव्यक्ति है, अनुप्रास और प्रश्न अलंकार है और मुक्तक छंद है। अब फिर से आते हैं अपने अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों। अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों का मीनिंग आप पहले ही बता दिया। अर्थ ग्रहण यानी कि आपको कितना जो अर्थ है वो समझ आया इन सब का, यानी कि इस कविता का, इस काव्यांश का आपको कितना आया, उससे रिलेटेड प्रश्न। तो केवल प्रश्न नोट करेंगे, आंसर आप खुद से लिखेंगे। ठीक है ना। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहला प्रश्न है, कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की किस मानसिकता का उजागर किया है? कवि ने दूरदर्शन कार्यक्रम संचालकों की किस मानसिकता को उजागर किया है? तो देखिए, कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की व्यावसायिकता पर करारा व्यंग किया है। देखिए, यहाँ पर किसी भी ऐसे व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति के कष्ट को कम करने के बजाय, उसको एक तरह से उसकी परेशानी को कम करने के बजाय, उसको सहारा देने के बजाय, उसको बड़ा चढ़ाकर बताने की उसको यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, और वे क्रूरता की तमाम हदें पार करते जा रहे हैं। संचालकों द्वारा अपाहिज को संकेत में बताने का क्या उद्देश्य है? जब वो कह रहे हैं ना कि क्या आपको ऐसा फील हो रहा है, उनको बता रहे हैं किस तरह का आपको फील। तो देखिए, चालक संकेत द्वारा अपाहिज को बताते हैं कि वह अपना दर्द इस प्रकार बताए जैसा कि वो चाहते। ठीक है ना। अपने दर्द को, अपनी फीलिंग्स को वो इस प्रकार से बताए जैसा वो चाहते हैं। वो रो कर दिखाए, वो थोड़ा सा अपने कष्ट को प्रदर्शित करे। ठीक है। यहाँ दर्द किसी का है और अभिव्यक्त करने का तरीका कोई और बता रहा है। ठीक है। अब देखिए, प्रॉब्लम उसकी है। अब देखिए, कोई व्यक्ति जिसके हाथ नहीं है,
उसकी प्रॉब्लम को जिसके हाथ है वो कैसे जानेगा? जिसके पैर नहीं है उसकी प्रॉब्लम को जिसके पैर हैं वो कैसे जानेगा? जो खड़ा नहीं हो पाता है उसकी प्रॉब्लम को वो कैसे जानेगा जो दौड़ सकता है? ठीक है ना? तो प्रॉब्लम्स वही समझ पाता है, अपनी परेशानी, अपना दुख, अपना कष्ट, अपने दर्द को वही व्यक्ति समझ पाता है जिस पर बीत रही होती है, जो उसको फील कर रहा होता है, जो उसको अनुभव कर रहा होता है, जिसके साथ वो घटा हुआ होता है। दूसरा व्यक्ति कैसे उसकी परेशानी को बता पाएगा? लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर उसको इशारा करके बताया जा रहा है कि क्या आपको ऐसी परेशानी है? ठीक है ना? किसी भी तरह से उन्हें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है? अब देखिए अगला है दर्शकों की मानसिकता क्या है? दर्शकों की मानसिकता है कि वे भी किसी पीड़ा का चरम रूप का आनंद लें। दर्शकों की भी यही मानसिकता है, वो भी किसी की पीड़ा का, किसी के कष्ट का, किसी के दुख का, उसका जब वो दुख चरम पर पहुंच जाए तो वो उसका आनंद लें, उसका मजा लें कि देखें हाँ वो व्यक्ति रो रहा है कि नहीं रो रहा है। ठीक है, उसको कोई कष्ट, सचमुच उसको कोई कष्ट है या नहीं, तो इसीलिए कि हम दोनों को साथ में रुलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वे भी संवेदनाहीन होकर हो गए हैं क्योंकि उन्हें भी अपंग व्यक्ति के रोने का इंतजार रहता है। अगला है दूरदर्शन वाले किस अवसर की प्रतीक्षा में है? तो दूरदर्शन वाले इस अवसर की प्रतीक्षा में है कि उनके सवालों के सामने बैठा अपाहिज व्यक्ति रो पड़े और इससे उनका कार्यक्रम रोचक बन जाए, कि लोग और इंटरेस्ट से देखें और लोग जो है और ज्यादा आनंद के साथ उसको देखें, उसका आनंद लें, उसका मजा लें। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा काव्यांश कंप्लीट होता है। तीसरा है फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है कि आप उसकी अपंगता को उसकी तरह मानेंगे। और एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए कि हम दोनों को एक साथ रुलाने वाले हैं, आप और वो दोनों। बस करो, वो कहते हैं बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब हम मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। देखिए कसमसाहट यानी कि बेचैनी, जो उसके होठों पर बेचैनी है, कसमसाहट है। ठीक है, अपंगता यानी कि उसका अपाहिजपन, धीरज यानी कि धैर्य, पर्दे पर यानी कि टीवी पर, वक्त यानी कि समय, कसर यानी कि थोड़ा सा कमी रह गई। अब प्रसंग में यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। प्रसंग आपके जो आपने दो काव्यांशों में आपने प्रसंग लिखे, सेम प्रसंग आप यहाँ पर भी लिखेंगे। व्याख्या मैं आपको पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन अभी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं एक बार कि किस तरह से, बहुत अच्छे से व्याख्या मैंने आपको कर दी है पहले ही, लेकिन फिर से अगर आप पढ़े तो देखिए दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण कर रहे हैं और अब वो उसकी आंखों को पर्दे पर तस्वीर को बड़ा बड़ा दिखाएंगे, उसके होठों पर होने वाली कसमसाहट को, न बोल पाने की तड़प को दिखाएंगे और ऐसा दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे कि वह रोने लगेगा। साक्षात्कार वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहेंगे कहेंगे कि अब हम ऐसी कोशिश करेंगे कि आप दोनों साथ में रोएंगे। अब अपाहिज अपना दर्द जब पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाएगा तो वो कहेगा कि बंद करो कैमरा, अब खत्म हो चुका है, पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी कि अब हमारा समय समाप्त हो रहा है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट कार्यक्रम में, अगले कार्यक्रम में एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो वो कहते हैं कि कार्यक्रम जो है मुस्कुराते हुए वो एंड करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पड़ी है कि उस व्यक्ति को क्या फील हुआ है, उस व्यक्ति को किस तरह का अनुभव हुआ है, क्योंकि वो अपना दर्द व्यक्त नहीं कर पाया, क्योंकि सारे सवाल बेतुके थे और उसको और ज्यादा दुख पहुंचाने वाले थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो विशेष है वो क्या है, अपाहिज की बेचैनी और मीडिया के दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। मुक्तक छंद है, उर्दू शब्दावली का प्रयोग है, पर्दे पर अनुप्रास अलंकार है, व्यंगपूर्ण नाट्य। ठीक है ना? अब मेन चीज जिसको हम पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं वो है अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न, बट नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है, कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फुली हुई आंखों की तस्वीर क्यों दिखाना चाहते हैं? इसलिए दिखाना चाहते हैं ताकि वह लोगों को उसके कष्ट के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बता सके, उसकी आंखों में तैर रहे उस आंसू को दिखा सके, न बोल पाने की उसके होठों पर जो कसमसाहट है, जो दुख है, उसको दिखा सके। और अगला है, एक और कोशिश, इस पंक्ति में क्या तात्पर्य है? एक और कोशिश में का अर्थ है कि कैमरा
जो संचालन कर रहे हैं कार्यक्रम का, वे अपाहिज को रोती हुई मुद्रा में दिखाकर कार्यक्रम की लोकप्रियता को बढ़ाना चाहते हैं और इस प्रकार वो अपाहिज को से मनमाना व्यवहार करवाना चाहते हैं। वो इशारे करके बता रहे हैं कि क्या आपको ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है आपको, तो वो मनमाना व्यवहार करवाना कि जैसा हम चाहेंगे आप वैसा उत्तर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो कार्यक्रम संचालक दोनों को साथ में रुलाना चाहता है, क्यों? तो ये पहले भी हमने प्रश्न कर लिया है। संचालक किस बात पर मुस्कुराता है, उसकी मुस्कुराहट में क्या छिपा हुआ है। लास्ट एंड का, संचालक खत्म होने पर, कार्यक्रम खत्म होने पर मुस्कुराता है, उसे अपने कार्यक्रम के सफल होने की खुशी है, अपाहिज की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। इस मुस्कुराहट में मीडिया की संवेदनहीनता साफ साफ दिखाई दे रही है और पीड़ित के प्रति सहानुभूति नहीं बल्कि अपने व्यापार में छिपी सफलता उन्हें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज अपने चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट अगर रह गया है तो उसे हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज जितना भी पढ़ाया है उसे घर पर नोट करने की कोशिश करें, सप्रसंग व्याख्या लिखने की कोशिश करें। फिर भी आपको लगता है कि समझ नहीं आया है तो पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।